हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरआरबी जे एग्जाम एनालिसिस का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 17 दिसंबर 2024 आज हम सेकंड शिफ्ट का ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके थे। हम थर्ड शिफ्ट का आज जो है एनालिसिस कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे, आप डायरेक्टली जाकर वहाँ पर पहले वाले वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। इन वीडियोस की जो पीडीएफ है एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर इससे पहले की पीडीएफ हमने अपडेट कर दी है, बाकी की जो पीडीएफ है वो भी जल्द अपडेट कर दी जाएगी, तो आप थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, सारी पीडीएफ आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट करवा दी जाएगी। क्लियर है गाइस? चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड शिफ्ट के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो आर्टिकल है यह है आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। संविधान जो है इसके भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्ति प्रक्रियाओं से रिलेटेड है। तो संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का जो आर्टिकल है ये सर्वोच्च न्यायालय जो है, बेसिकली अगर अपन बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसमें कौन कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आपको देखने को मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो जिक्र है ये अनुच्छेद 124 से 147 तक है। क्लियर है? ये भारत का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। इसका जो नेतृत्व है भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 34 न्यायाधीश करते हैं। डॉक्टर देखिए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो है भारत के 50वें, और ये वर्तमान नहीं है, ये अभी रिटायर हो चुके हैं। तो ये जो है चंद्रचूड़ जो है ये 50वें न्यायाधीश थे भारत के। और अभी आप बताइएगा कि वर्तमान में जो न्यायाधीश है भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन है, इनका नाम क्या है, हमने अभी आई थिंक आपको कवर करवाया था। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर है? आपको याद भी रखना है क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। क्लियर है? 50वें नंबर के थे और अभी जो है नए बने हैं, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। बात करते हैं आर्टिकल 124 की। तो अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है ना। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है ना, तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। और एक है आर्टिकल 124(4), ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने से संबंधित है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यालय से हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के तरीकों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 124(4), है ना। तो महाभियोग प्रक्रिया से रिलेटेड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, इससे पहले हम आपको ये कवर करवा चुके थे जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके ऊपर महाभियोग जो प्रक्रिया है उस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके थे। गाइस, ये हमारी RPF कांस्टेबल के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 500 से अधिक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि नाम मात्र के सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ में दिया जा रहा है। लिमिटेड टाइम है, डेमो अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी ये टेस्ट सीरीज जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पेड कोर्स में आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें एज इट इज मिल जाएंगी, है ना। इसके अलावा हमारी SSC GD और NTPC के लिए स्पेशल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो बहादुर शाह था। जब मुगल सम्राट हुमायूं ने गुजरात पर हमला किया था तब गुजरात का जो शासक था ये था बहादुर शाह। बहादुर शाह इसका नाम था, और हुमायूं ने साल 1535 में गुजरात के बहादुर शाह से युद्ध किया था। बहादुर शाह जो है ये मुजफ्फर शाह का बेटा था। बहादुर शाह ने 1526 से 35 तक और फिर 36 से 37 के बीच गुजरात सल्तनत पर शासन किया था। और हुमायूं ने साल 1534 में बहादुर शाह को हराकर गुजरात पर कब्जा कर लिया। हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था, बाबर का सबसे छोटा बेटा था, और साल 1530 में हुमायूं ने अपने पिता के बाद दिल्ली की जो गद्दी थी ये संभाली थी।
अगला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी की विशेषता क्या है। तो सजातीय श्रृंखला के सदस्यों का एक ही कार्यात्मक समूह होता है। कुछ और भी विशेषता है जहां से क्वेश्चन बनने की चांसेस है। देखिए, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में एक ही क्रियात्मक समूह होता है। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से दर्शाया जा सकता है, जैसे कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य अपने से अगले और पिछले सदस्य से CH2 का सामान्य अंतर रखता है। अनुभार बढ़ने के साथ साथ सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक बदलाव आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया क्या है। तो विरंजक चूर्ण और पानी की अभिक्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है। विरंजक चूर्ण की कई तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। विरंजक चूर्ण और पानी की अभिक्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है Ca है ना, ब्रैकेट में OCl और ब्रैकेट बंद स्क्वायर है ना, इसका प्लस H2O अभिक्रिया कर रहा है Ca और ये Ca ब्रैकेट में OH2 प्लस C12 गैस। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा, है ना। क्लोरीन गैस इससे निकलती है। विरंजक चूर्ण और पानी की अभिक्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है, जैसा कि ये इस सूत्र में आपको दिखाई दे रहा है। विरंजक चूर्ण और हवा के संपर्क में आने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बनाता है। तो विरंजक चूर्ण और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। विरंजक चूर्ण और तरल सल्फ्यूरिक जो अम्ल है इसकी अभिक्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली को किस में मापा जाता है। तो इसको किलोवाट घंटा में मापा जाता है, आपको याद रखना है। घर में इस्तेमाल होने वाली जो बिजली है इसको किलोवाट घंटा में मापा जाता है। बिजली की खपत को मापने के लिए किलोवाट घंटा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब है कि 1000 वोल्ट की शक्ति वाले उपकरण को 1 घंटे तक चलाने पर जितनी ऊर्जा खर्च होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक उत्तल दर्पण की फोकस जो दूरी है ये क्या होगी। तो यह धनात्मक होगी। धनात्मक हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है और दर्पण के केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है इसको फोकस दूरी कहा जाता है। तो फोकस बिंदु वह बिंदु है जहां प्रकाश की समानांतरण किरणें मिलती है या मिलती हुई लगती है, उसको क्या बोला जाता है, फोकस बिंदु बोला जाता है। तो स्थानीय प्रकाशीय अक्ष पर स्थित लेंस या दर्पण के केंद्र से शीर्ष बिंदु के बीच की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहां पर होती है। तो दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच की दूरी जो है यह अवतल दर्पण की फोकल दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच की दूरी होती है और यह दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आपको याद रखना है, और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया है, दोनों याद रखिएगा। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होती है और अवतल जो दर्पण है प्रकाश की समानांतरण किरणों को फोकस नामक जो बिंदु होता है इससे परावर्तित करता है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतरण आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष जो है इस पर एक विशिष्ट बिंदु पर मिलती है और इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है पुस्तकें और लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था, इस तरह से था, देख लीजिएगा। और लगातार एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जा रहा है इस टॉपिक से। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है ना। जनसंख्या नियंत्रण का मतलब है देश अपनी आबादी को नियंत्रित करने के लिए नीतियां बनाए और उसका पालन करे। नीतियों में पुरस्कार और दंड भी शामिल हो सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण याद रखिएगा। अगला है नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन क्या कहलाता है। तो संचारण इसको जब बोला जाता है। नमी की उपस्थिति में धातु का जो परिवर्तन है संचारण कहलाता है। संचारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। इसमें धातु वायुमंडल की नमी CO2, SO2, NO2, H2S जैसी गैसों से क्रिया करके अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती है। इससे धातुओं की जो सतह है खराब हो जाती है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ये हमारी RPF कांस्टेबल के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा और भी कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है।
और ये 79 रुपीज़ की नाम मात्र की प्राइस पर अभी मिल रही है लिमिटेड टाइम के लिए। तो डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा। इतना बढ़िया कंटेंट और इतना ज़्यादा कंटेंट कहीं भी आपको नहीं मिलेगा आपकी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो पेड कोर्स जो है वहाँ पर जाकर आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा, सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये SSC DD के लिए स्पेशल है हमारी, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे कम प्राइस के लिए पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करिएगा। यहाँ पर भी 500 से अधिक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं 79 रुपीज़ की नाम मात्र की शुल्क पर। तो लिमिटेड टाइम है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये MPSI के लिए स्पेशल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक देखने को मिलता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और ये अधिकार जो है सभी नागरिकों की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं देते थे। मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, आस्था और शोषण के खिलाफ अधिकार, आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी सांस्कृतिक सुरक्षित रखने का अधिकार, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अधिकार कुछ दिए गए हैं जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तापी नदी कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरती है, तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग 100 है इससे गुजरती है। तापी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 100 से गुजरती है। तापी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 100 के अंतर्गत आती है। और राष्ट्रीय जो जलमार्ग अधिनियम है 2016 के तहत देश के 24 राज्यों में फैले 111 राष्ट्रीय जो जलमार्ग हैं, तो 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इनमें से 25 जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं ये अंतर्राज्यीय हैं। तापी नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में फैली हुई है, आपको याद ही होगा। अगला है, अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है, 4.0 होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान सामान्य तौर पर 4.0 होता है, जबकि हालांकि ये जो है 5.5 या उससे कम भी हो सकता है। सामान्य वर्षा का जो pH मान है 5.6 होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थोड़ा अम्लीय हो जाता है। जब वर्षा का pH मान जो है 5.6 से कम हो जाता है तो उसमें अम्लीय वर्षा उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकल जो लंबाई है निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। लेंस की फोकल लंबाई निकालने का फॉर्मूला है, लेंस की फोकल लंबाई निकालने का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर डू जो है इसको वस्तु की दूरी है, ये 1/2 प्लस 1/d प्लस बराबर इज इक्वल टू 1/f है ना। तो यहाँ पर डू जो है ये वस्तु की दूरी है, डी जो है ये क्या है, छवि की दूरी, और एफ जो है ये क्या है, फोकल लंबाई। इस तरह से ये निकलेगा, जैसे कि अगर डू जो है ये 20 अगर मान ले डू है ना, डू, और डी जो है ये 15 मान ले, और एफ जो है इसको 5 मान ले। तो ये इस तरह से आपका रहेगा 1/2 यानी कि 20 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/5 है ना। ये इस तरह से आपका रहेगा, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉपर टी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कॉपर टी का जो उपयोग है गर्भावस्था को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। यह टी आकार की एक प्लास्टिक डिवाइस होती है जिसे डॉक्टर जो है गर्भाशय के अंदर लगाते हैं। कॉपर टी 99% जो है इससे ज़्यादा प्रभावी होती है और यह 5 से 10 साल तक काम कर सकती हैं। तो कॉपर टी बेसिकली ये होती है, याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईरानी कप 2024 का विजेता कौन है, तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 27 साल बाद मुंबई की टीम ने इस टूर्नामेंट को जीता है। लखनऊ भारतीय जो घरेलू क्रिकेट की देखिए लखनऊ में ही हुआ है, और ये आपको मैं बता दूं भारतीय घरेलू क्रिकेट टीम की सबसे सफल टीम है मुंबई, इसने ईरानी कप 2024 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है इसमें कौन सा डिवाइस लॉन्च किया गया है यहाँ से, तो रॉकेट, प्रक्षेपण यान और कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, इसमें रॉकेट, प्रक्षेपण यान, कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया जाता है, इनको लॉन्च किया जाता है, या कई तरह के प्रोजेक्ट पर काम होता है, जिनमें से कुछ ये हैं, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान और उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इनका निर्माण होता है, इन पर काम होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का 13वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है MC13 अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन 2024 में कहाँ पर हुआ, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में
जो अबू धाबी है यहाँ पर हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के बीच संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री है डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी, इन्होंने की थी। तो ये भी आपको देख लेना है। तो गाइज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे 3rd शिफ्ट के जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे पूरे के पूरे लगभग हमने आपको कवर करवा दिए हैं। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए, इनसे आपको आगे की तैयारी का आइडिया लगेगा किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आज बने हैं, ताकि आपका जिनका भी कल एग्जाम हो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, ये एसएससी के लिए और ये एमपीएसआई के लिए। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। पेड कोर्स में चेकआउट करिएगा तो आपको वहाँ से काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएंगे। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।